सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान और रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम अपने इस सिलसिले को शुरू रखते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा या एलर्जी, अस्थमा का एक जो मेन कॉज है, जो मेन रीज़न है वो एलर्जी। अब अस्थमा हो यानी इंसान को दम लेना दुश्वार हो रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, एक ये रीज़न, एक ये उसकी कैफियत हो सकती है। दूसरी कैफियत यानी साइमल्टेनियसली हम इन चीज़ों को भी एड्रेस करें आज कि जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है यानी बहुत ज़्यादा छींके आना, एलर्जी से सर्दी हो जाना या एलर्जी से खांसी हो जाना भी कहीं ना कहीं इस एपिसोड में विद अस्थमा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अस्थमा एक बड़ी कॉमन चीज़ होती जा रही है जैसे जैसे हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हर जगह पर चाहे वो किसी भी तरह से ना फ्रेश एयर लेना मुश्किल हो रहा है इंसान के लिए। इतनी भीड़, इतना ज़्यादा जो चीज़ें मलाइन होती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हर दूसरा इंसान इस बात की शिकायत करता है कि या मुझे एलर्जी है या मुझे अस्थमा है। सांस लेना मुश्किल होता है, हम ठीक से कभी एकदम से इस तरह के अटैक्स आ जाते हैं अस्थमा के कि जब इंसान कुछ देर तक बोल भी नहीं सकता और ऐसा महसूस होता है कहीं मैं इंतकाल ना कर जाऊँ। कभी कभी इतना सीवियर अटैक अस्थमा का आ जाता है। अब ये जो अस्थमा के मरीज़ है ये हर ग्रुप में पाए जाते हैं, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, मेल फीमेल एंड अदरवाइज इवन हर एज में। बच्चों को भी अस्थमा होता है, ज़ईफ़ों को भी होता है, यानी ऐसी कोई एज रिलेटेड ये बीमारी नहीं है। फास्टिंग से रिलेटेड, अब अगर खुदा न करे किसी को ये दम की बीमारी है या एलर्जी की बीमारी है तो वो क्या करे, क्या वो रोज़ा ना रखे? तो जितने भी इसके ऊपर रिसर्च हुए, ऑलमोस्ट एवरीबडी लाइक ऑल द स्टडीज़ का कंक्लूजन ये हुआ था कि फास्टिंग इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस्थमा। रोज़ा आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आपको अस्थमा है आप रोज़ा रख सकते हो, या आपको किसी भी तरह से आपकी डिज़ीज़ को, आपकी बीमारी को एग्रवेट नहीं करता। बल्कि कुछ रिसर्च ये भी हुई है कि ये एक्चुअली आपको बेनिफिट करता है, ये आपको उस बीमारी से, उस एलर्जी से बाहर निकालने में फ़ायदा देता है। जैसे प्रोफेसर मार्क मैटसन ने एक रिसर्च किया था 10 लोगों के ऊपर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड दे वर एस्थमेटिक, नॉन केस ऑफ एस्थमा विथ ओबेसिटी। 10 में से 8 औरतें थी, 2 मर्द थे। ये काफ़ी हेल्दी थे, ओबीस थे, फैट थे, मोटे थे और इनको अस्थमा की भी शिकायत थी। जब इन पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये रिसर्च किया गया तो उनमें से अक्सर ने वेट लॉस का तो उन्होंने बताया कि हमको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारा वज़न भी कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अस्थमा के कंप्लेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखा। और इस तरह के भी रिसर्च पेपर मौजूद है। बिल्कुल मैं उसको मुख्तसर करते हुए और सिंपल करते हुए बयान करूं कि अगर खुदा न करे, अगर आपको एकदम से सर्दी हो जाए, एलर्जी, या फिर आपको अस्थमा है, आपको दम लेने में तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पहला जो ट्रीटमेंट होगा, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होगा, वो होगा एंटी एस्टामिनिक। आपको सेट्रिजिन दे रहे या आपको जो इस तरह की मेडिसिन दे रहे, एविल पहले बहुत खाते थे, ये आप अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, लेकिन ये जो मेडिसिन है एंटी हिस्टामिनिक्स, ये आपकी बॉडी से एलर्जी को कम करती है। या फिर सीवियर केसेस में आपको स्टेरॉइड्स दी जाती है।
और स्टेरॉइड्स अपने साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं, यानी उस वक्त तो वो आपकी ज़रूरत होता है कि आपको बचाना है तो आपको स्टेरॉइड्स दी जा रही है, मगर वो अपने पीछे बहुत सारे नुकसान लेकर आते। तो ये जो कैफियत है, अब यहाँ पर जब आप रोज़ा रखते, जब इंसान काफ़ी आवर्स तक खाना नहीं खाता या जो फास्टिंग की एक हैबिट बॉडी को दे रहा है, इससे उसके बॉडी के अंदर खारिज होते ये नेचुरल एंजाइम्स, यानी आपका बॉडी अपने आप एंटीहिस्टामिनिक्स को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोडक्शन आपके बॉडी को अंदर से इतना मजबूत करता है, उस एलर्जी को अपोज कर रहा है कि आपको बाहर से उस तरह मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ऑफ कोर्स विद एक्सेप्शंस। और दूसरी तरफ आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर भी नेचुरली स्टेरॉइड्स खारिज होते हैं। अब ये आम दिनों में भी होते, मगर फास्टिंग के इन्फ्लुएंस में, रोज़ा रखने के इन्फ्लुएंस में इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी सब इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपका बॉडी अपने आप स्टेरॉइड्स को बना रहा है जो नेचुरल है, और ये नेचुरल है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखता। तो आपका बॉडी, अगर मैं लफ्ज़ों को और सिंपल करूं, अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका इम्यूनिटी इतना बूस्ट हो रहा है कि आप एलर्जन से बच सकते हो, आपको वो आपको बचा लेता है। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ, अगर मुझे अस्थमा है तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा रोज़ा रखने से पहले। सबसे पहला काम आप ये करें, इफ़ यू आर अ नॉन केस ऑफ एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस, आप पहला काम ये करें, आप अपने डॉक्टर को बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दें कि मुझे ये बीमारी है और मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना है, व्हाट आर माई डूज एंड डोंट्स, मेडिसिन कौन सी लेनी है और किस वक्त लेनी है। टाइमिंग्स आर अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, कब दवा लेनी है, कितने मिकदार में लेनी है और कौन से टाइमिंग्स में लेनी है। तो पहला काम करें, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि मैं रोज़ा रखने वाली हूँ। दूसरा काम ये करें कि आप रोज़, अस्थमा में एक शिकायत होती है प्यास लगने की। अस्थमा आपके गले को, आपके थ्रोट को सुखाता है और आपके पूरा बॉडी रादर ड्राई हो जाता है और आपको प्यास की बड़ी शिकायत होती है। तो इसलिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक करना है, और ये आप कर सकते हो इफ्तार से सहरी के दौरान। आम तौर पे जब हम देखते हैं कि सहरी के आखिरी औकात में इंसान जग भर के पानी पी जाता है, ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। या इफ्तार, रोज़ा खोलते साथ आप इतना सारा पानी पी लोगे, ये भी आपको नुकसान देगा। लेकिन इफ्तार से सहरी के जो आवर्स हैं, उन आवर्स में आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मसलन आपने एक एक ग्लास या आधा ग्लास, जो भी आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप पानी पिए या फ्लूइड इनटेक करें या फ्रूट्स ले जो हेल्दी हो, जो आपको नुकसान ना करते हो। ये चीज़ें आपको अगर अंदर से तर रखेगी, आपको अंदर से आपका वो जो वाटर कंटेंट पूरा करेगी, तो रोज़े के वक्त अस्थमा की जो प्यास का जो आपका गलबा है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा आप ये करें कि मेडिसिन टाइम, यानी जैसे मैंने अभी बयान किया था कि मेडिसिन, जो अस्थमा की जो मेडिसिन है, ये आपके पूरे बॉडी को खुश्की लेकर आएगी, ड्राई कर देगी, और इससे भी आप पे प्यास का गलबा हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि सहरी के वक्त कोई मेडिसिन ना ले, बल्कि इफ्तार के वक्त या रात के वक्त ले। और अगर कोई 2 वक्त की मेडिसिन है, यानी अगर आपको सहरी में लेना ज़रूरी है, तो आप उसको रोज़ा बंद करने के तकरीबन 2 घंटा पहले ले लें। यानी आप रात को 2 ढाई बजे के करीब आप अपनी मेडिसिन को ले लें कि वो पूरा दिन आप आराम से गुजार लें, और वो 2 घंटे में जो आपकी बॉडी में खुश्की तारी जो हो रही है, आपको जो प्यास महसूस हो रही है, जो ड्राइनेस हो रही है, वो भी आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। एक ये काम कर लें। फिर हम ये कर सकते हैं कि आपको क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन होगा, पोलन्स होंगे और पता नहीं कितने सारे इन्फेक्शंस होंगे। एक इंसान को सर्दी है, एक इंसान छींकता है तो पता नहीं कितने लोगों को उसके जरासीम पहुँचते हैं।
तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल सुकून से माह मुबारक के रोज़े रख सकूँ और मैं बीमार भी ना पड़ूँ और मेरा अस्थमा मुझे तकलीफ़ ना दे या सर्दी खांसी ना हो जाए, तो आप क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाए, आप बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ही नैरो प्लेसेस है वहाँ पे ना जाए। इसके अलावा आप ये काम करें कि आप वो चीज़ें ना लें जो आपको नुकसान करती है। मसलन ग्रेप्स है, या कुछ लोगों को बनाना नुकसान करता है, या जो भी फ्रूट्स या शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल 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 ना ले। मगर जो भी चीज़ें जो मुझे पता है कि ये खाने के बाद मुझे दम होगा, या ये खाने के बाद मुझे सर्दी हो जाएगी, या ये खाने के बाद मेरी सांसें फूलेगी, ये चीज़ से मुझे नुकसान होता है, उसको आप पूरा 30 डेज अपने करीब भी ना आने दो। और इसमें फैमिली मेम्बर्स का एक सपोर्ट होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रेप्स की एलर्जी है तो मेरे घर में ना आए, क्योंकि अगर 2 लोग खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरा दिल करेगा। तो मैं उन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखूँ। उसके अलावा आप अपने डाइट में सी फूड इंक्लूड करें, वो माह मुबारक हो या माह मुबारक के अलावा। सी फूड अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप फिश का इंटेक करें, सी फूड का इंटेक करें, आप एग इंटेक करें, मिल्क ऑफ कोर्स ये भी आपको हेल्प आउट करता है। बस इतना ख्याल रखें कि उन चीज़ों की आपको एलर्जी ना हो। कभी ये भी हो सकता है कि अगर मुझे मिल्क या एग या राइस की एलर्जी है और मैं उसको खाते जा रही हूँ, तो ये फ़ायदा देने के बजाय मुझे नुकसान भी कर सकता है। तो जो चीज़ें मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल है या मुझे ट्रिगर करती है, उसको परहेज़ करें और बाकी हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। एरेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें, जिसको हम कहते हैं कोला, सोडा, ये चीज़ें अपने आप से बिल्कुल बिल्कुल दूर रखा करें। अपने बॉडी को तर रखें, थोड़ा वेट रखें, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नेबुलाइज करें, चाहे ज़रूरत हो ज़रूरत ना भी हो। कोशिश करें कि एवरी डे माह मुबारक में सहरी और इफ्तार दोनों वक्त आप नेबुलाइज ज़रूर करें, या आपका जो इन्हेलर है या कैप्सूल है, रेस्प्यूल्स है, जो भी आप इस्तेमाल करते, जो आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से सहर और इफ्तार में कर ले। नेबुलाइज़र नुकसान नहीं करता, बल्कि ये आपके एयरवेज को फ्री अप करेगा, ये आपको ओपन करेगा। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर करें। अच्छा, मुमकिन है कि आप सबके पास तो नेबुलाइज़र नहीं होता, आपके लिए मुमकिन नहीं होता, तो आप यहाँ पे आप लवंग का धुआं ले सकते हो। आप थोड़ा सा क्लव्स ले ले, उसका धुआं ले ले, तो शायद ये आपके एयरवेज को ओपन कर देगा। या आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर थोड़ी से लवंग डाल के आप उसकी स्टीम अगर लोगे, तो ये भी आपके एयरवेज को ओपन करेगा। पीने में वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, वार्म वाटर आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगा। या आप ग्रीन टी या हर्बल टी का इस्तेमाल करें, या इस तरह के जो हम नेचुरल जो हम काढ़ा बनाते, ये आपके एयरवेज को ओपन करेगा, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें बॉइल्ड एग्स भी काफ़ी मुफीद है। बॉइल्ड एग्स भी अस्थमा वालों को काफ़ी मुफीद है। ये आपके सहरी में भी आपको फुल कर देगा और पूरा दिन आपको हेल्प आउट करेगा आपके उस एलर्जी से बचने के लिए। एक और काम आप कर सकते हो, जब आपको पता है कि मुझे छींकें शुरू हो रही है, तो आप गीला रुमाल रखें, वेट कर्चीफ अपने पास रखें और अपने जो फेशियल या नज़ाल जो एरिया है उसको आप तर करते रहें। जैसे अल्लाह ने कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि थोड़ी थोड़ी देर से जब हम वज़ू करते हैं, तो वज़ू का पानी जब हम नाक में डालते हैं, ये हमारे पैसेज को वेट रखता है। और क्योंकि ये वेट रखता है, तो इससे हम एलर्जिक डिजीज़ से या एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा से महफूज रहते हैं। तो अल्लाह ने जो भी चीज़ें हमारे लिए मुकर्रर की है, ये हमारे लिए स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली बेनिफिट्स रखता है। तो अगर आप अपने नोज़ को तर रखते हो या आप गीला रुमाल घुमा देते हो, तो इससे भी आपकी छींकें थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। एंड द लास्ट थिंग यू कुड डू इज़, आप रात को सोने से पहले या आप सहरी के वक्त अपने अम्बिलिकस में, आपके पेट के दरमियानी हिस्से में, आपके अम्बिलिकस में आप 2 बूंद जैतून का तेल डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल दें।
अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑयल भी रख सकते हो, मगर जैतून का तेल सबसे ज़्यादा मुफीद है। ये आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चर देगा और काफ़ी आवर्स तक मॉइस्चर देगा, और ये अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगे, जिसमें अस्थमा सरे फहरिस्त है। तो अगर आप वक्त सहर अगर आप 2 बूंद जैतून का तेल या कोई तेल अपने शिकम के दरमियानी हिस्से में आप अपने अम्बिलिकस में डाल दें, आपके नेवल में, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बड़ी बीमारियों से और अस्थमा से बचाएगा। और फिर दुआ करे, तवस्सुल करे कि परवरदिगार मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ, बस तू मेरी मदद करना कि मैं ये सारी बीमारियाँ मेरे माने ना हो और मैं बड़े सुकून से माह मुबारक को और सौमो सलात को अदा कर सकूँ। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।